Good morning, everybody. Dear students, yesterday we have a wide description about the society of France. फ्रांस के समाज के बारे में, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में कल हमने आपने डिस्कशन किया और उसमें आपने देखा कि फ्रांस की सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था और उनको नाम दिया गया था क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड स्टेट। उसमें किसान भी थे, फार्मर्स भी थे, वर्कर्स भी थे, लेबरर भी थे, मिडिल क्लास के लोग भी थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, फिलासफर्स, ये सभी बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से। इनकी कंडीशन भी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ये प्रिविलेज्ड क्लास था। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि इनको छूट दी गई थी, कंसेशन दिया गया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेशन था हमने आपको बताया था कि 2 टाइप ऑफ टैक्सेस वेर कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन फ्रांस इन 18th सेंचुरी। दोज टैक्सेस वेर नोन एज टिथ एंड टैग। एक टैक्स गवर्नमेंट लेती थी, राजा लेता था, और दूसरा टैक्स दिया जाता था चर्च को। We have widely described about the relation between the ruler and the church. चर्च और रूलर का संबंध क्या था, रिलेशन क्या था, और एक प्रवर्ब दिया जाता है कि द चर्च एंड द रूलर वेयर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। बड़ी यूनिटी थी दोनों में, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। अब इससे आगे की बात करेंगे। इसमें आपने देखा कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट इनकी लाइफ बहुत लग्जूरियस थी, ऐश आराम की जिंदगी थी। कंट्री का जितना भी बर्डन था, टोटल इकोनॉमिक बर्डन, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी थर्ड स्टेट की थी। दूसरे शब्दों में, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जितने भी टैक्सेस थे, ऑल द टैक्सेस वेर पेड बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। तो इस तरह से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन आपने देखा फ्रांस की क्या थी। इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो मिडिल क्लास ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब मिडिल क्लास क्या होता है? एक ऐसा क्लास जो नोबल्स और पुअर लोगों के बीच का क्रिएट हुआ, उसको मिडिल क्लास का नाम दिया जाता है। और इस मिडिल क्लास में टीचर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, फिलासफर्स भी थे, लेक्चरर्स भी थे। तो इससे पता लगता है कि जो मिडिल क्लास था ये एजुकेटेड क्लास था फ्रांस का, और इसी एजुकेटेड क्लास ने फ्रांस के रिवॉल्यूशन को एक नई दिशा दी, एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड किया। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो लीडरशिप का काम थर्ड स्टेट के लोगों ने किया। इस थर्ड स्टेट के लोगों में आप देखेंगे इन लोगों का विचार एक उस पीरियड में बड़ा इंपॉर्टेंट सोच थी लोगों की। डिवाइन राइट्स। एक डिवाइन राइट्स क्या था? हमने आपको बताया था कि इस पीरियड में राजा स्टेट का प्रोटेक्शन करता था, बदले में राजा चर्च का प्रोटेक्शन करता था, बदले में चर्च रूलर का प्रोटेक्शन करता था। हमने आपको कल बताया था कि चर्च हमेशा कहता था द किंग कैन नॉट डू रॉन्ग। द किंग कैन नॉट डू रॉन्ग। राजा कभी गलत नहीं कर सकता।
इस धरती पर आज तक कोई इंसान पैदा हुआ जो गलत नहीं कर सकता, जिससे गलती नहीं होती। लेकिन इस तरह की आइडियोलॉजी आम थी यूरोप में और फ्रांस में भी थी। और क्यों नहीं गलत कर सकता? द रूलर इज द सन ऑफ गॉड। राजा गॉड का बेटा है, तो जब गॉड का बेटा है तो गलत नहीं करेगा। तो रिलीजियस सेंटिमेंट इस पीरियड में, ये तो पूरे यूरोप में थी, यहां हम फ्रांस की आप से बात कर रहे हैं। फ्रांस में रिलीजियस सेंटिमेंट वेल रूटेड था। None could dare to oppose the ruler because he was considered the son of God. That is why this proverb was most common in the society of France. The king cannot do wrong. अब सवाल यह पैदा होता है कि मिडिल क्लास ने अपना काम कहां से शुरू किया? मिडिल क्लास ने सबसे पहले इसी को चैलेंज करना शुरू किया, इसी डिवाइन राइट को मिडिल क्लास ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। हालांकि मिडिल क्लास के लोग नास्तिक नहीं थे। नास्तिक का मतलब वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ईश्वर को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। ये लोग एथीस्ट नहीं थे, नास्तिक नहीं थे, लेकिन ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था और इन लोगों ने नहीं किया। इन तीनों में तीन बड़े इंपॉर्टेंट नेम हैं। एक है वॉल्टेयर, दूसरे हैं रूसो, तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। इसके अलावा भी बहुत सारे फिलासफर, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे जो इस सिस्टम का पूरा विरोध कर रहे थे। जॉन लॉक एक फिलासफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है टू ट्रीटीज। और इस बुक में उन्होंने डिवाइन राइट की पूरी तरह से खिलाफत की और उन्होंने कहा इट इज क्वाइट रॉन्ग। उस पीरियड में राजा को या चर्च को चैलेंज कर देना बहुत मुश्किल था, बहुत आसान काम नहीं था। आगे चल के चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने चर्च को चैलेंज किया या रूलर को चैलेंज किया तो उसकी पनिशमेंट भी उन लोगों को भुगतनी पड़ी। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं कि एक मैथमेटिशियन थे, नाम था कॉपरनिकस। चर्च ने लोगों को बता रखा था सोलर सिस्टम के बारे में और उसमें चर्च ने कहा कि द सन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आपने सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, और उसमें आपको बताया गया कि द सन इज स्टेशनरी। सूरज स्टेशनरी है और अर्थ क्या है? उसके चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। ये तो आज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस पीरियड की हम आपसे बात कर रहे हैं उस पीरियड में ये बताया गया कि अर्थ स्टेशनरी है और सन इसके चारों तरफ घूमता है। जब कॉपरनिकस ने इस तरह का फार्मूला रखा तो चर्च को बड़ा गुस्सा आया, चर्च नाराज हो गया और कॉपरनिकस को बुलाया गया, कहा गया अपना स्टेटमेंट वापस ले लो। उन्होंने कहा नो सर, इट इज राइट, हमने कैलकुलेट किया है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये सही है, आपका स्टेटमेंट गलत है। कॉपरनिकस को फांसी दे दी गई। बाद में ये पता लगा कि जो स्टेटमेंट चर्च का था वो क्वाइट रॉन्ग था, कॉपरनिकस ही सही थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पीरियड की हम आपसे बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इस पीरियड में चर्च को चैलेंज करना इट वाज वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन मिडिल क्लास के लोग, जिन फिलोसफर्स का नाम हम आपको बता रहे हैं, इन लोगों ने चैलेंज किया। हमने आपको बताया कि जॉन लॉक ने एक बुक लिखी टू ट्रीटी और उसमें इन्होंने डिवाइन राइट्स को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा डिवाइन राइट गॉड से नहीं मिली है, यही इन लोगों ने गेन किया है। दैट इज व्हाई दिस राइट इज नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा
दूसरे इम्पॉर्टेंट फिलासफर थे, नाम था रूसो। रूसो ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने कहा, एक आइडिया दी और पहली बार यूरोप की सोसाइटी में आइडिया आई। उस आइडिया का नाम है फ्रीडम। उन्होंने लिखा कि मैन बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन। आदमी तो बिल्कुल फ्री पैदा होता है, लेकिन समाज उसके बाद उसको बंधन में बांध देता है, उसको जकड़ देता है, नियम कानून बना देता है। तो नेचर ने तो हमको फ्रीडम दिया है, और उस फ्रीडम को एवलाइज कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरे फिलासफर थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने भी डिवाइन राइट का विरोध किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। यहां जो भी पैदा हुआ है उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए जब मिडिल क्लास पैदा हो गया, मिडिल क्लास ने अपनी आइडियोलॉजी को फ्लोरिश करना शुरू कर दिया, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन की कल चर्चा हमने आपसे की थी, किस तरह से रेवोल्यूशन हुआ। एक चीज यहां और जान लें, रेवोल्यूशन से पहले द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वाज क्वाइट एम्प्टी। इसलिए राजा ने मीटिंग की, और मीटिंग इसलिए हुई कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएं, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। उस पीरियड में पॉलिटिकल राइट आप देखेंगे तो एक, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट है, उसी तरह से एक नेशनल असेंबली थी फ्रांस में, और उस असेंबली के मेंबर्स थे फर्स्ट स्टेट प्लस सेकेंड स्टेट। इनके मेंबर की संख्या थी, नंबर था 300, और थर्ड स्टेट के मेंबर का नंबर था 600। और इस पीरियड में असेंबली में भी कोई भी काम होता था तो वोटिंग होती थी। वोटिंग में इसको पास कराना पड़ता था, स्पेशली टैक्सेस। रूलर के पास ये पावर नहीं था कि वो अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा दे, तो टैक्स बढ़ाने के लिए उस पीरियड की जो असेंबली थी, पार्लियामेंट थी, उसकी मंजूरी बहुत जरूरी थी। और पार्लियामेंट की कंडीशन हमने आपको बता दिया कि एक तरफ 300 मेंबर, दूसरी तरफ 600 मेंबर। अगर वोटिंग होती और वोट की वैल्यू बराबर होती तो शायद क्लर्जी और नोबल्टी कभी जीतती नहीं। लेकिन इनको देखिए, इन्होंने किया क्या था, फर्स्ट स्टेट के टोटल वोट को 1 माना जाएगा, सेकेंड स्टेट के टोटल वोट को 1 माना जाएगा, थर्ड स्टेट के तीनों वोट को 1 माना जाएगा। अब यहां देखिए, 3 वोट टोटल हैं, 2 वोट किसके फेवर में जा रहा है, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के। तो जीत किसकी होगी? हमेशा फर्स्ट स्टेट। हुआ, मीटिंग हुई, तीनों स्टेट के मेंबर्स इकट्ठे हुए, लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर ने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हमारा नंबर तो आपसे जस्ट डबल है, तो हमारा वोट 1 क्यों? नंबर के हिसाब से वोट डिसाइड किया जाए, उसके बाद वोटिंग हो। रूलर ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद असेंबली कैंसिल हो गई। थर्ड स्टेट के लोग बाहर निकले असेंबली से। वहां एक कोर्ट था, मैदान था, जिसको टेनिस कोर्ट का नाम दिया जाता था। उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और लीडर ने डिसाइड किया कि अब फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता हम यहां से हटेंगे नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि रूलर ने तो पहले इसको दबाने की कोशिश की,
लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए रूलर चुप हो गया और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये पहला टाइम था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की का पावर खत्म कर दिया गया, बहुत रेयर पावर को दिया गया मोनार्की को, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें एक तरफ रूलर है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन रूलर्स के पास पावर बहुत कम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि थर्ड स्टेट के लोगों ने रिवॉल्यूशन शुरू किया और उस रिवॉल्यूशन में मोनार्की के पावर को कर्ब कर दिया गया। इसके आगे कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।